सभी बच्चों को मार्क नर्वरियल चैलेंज है हमारा। तो आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं रे ऑप्टिक्स में जबरदस्त है। आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस की। और बच्चों ये बोर्ड्स में अक्सर आता है। अब जब भी कोई बच्चा इसको पढ़ने बैठता है तो उसको सबसे पहले दो तीन चीजें आनी चाहिए। एक तो आना चाहिए उसको रिफ्रैक्शन क्या होता है, एक आना चाहिए उसको स्नेल्स लॉ क्या होता है, और दो तीन बेसिक। तो आइए पकड़ते हैं। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स में है आप और एक जबरदस्त टॉपिक सीख रहे हैं। आप सबको पता होना चाहिए बच्चों एक बात कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बड़ा सिंपल है। अगर आप इसको याद करना चाहते हैं ट्रिक से, एयर में तीन लेटर हैं AIR। क्योंकि तीन लेटर है इसलिए आप याद रखिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि एयर में तीन लेटर है AIR, तो 3 से आप याद रख सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की स्पीड है एयर में, एयर की स्पीड नहीं है। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। इसी प्रकार बच्चों अगर हम बात करें स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो आपको याद रखना है पानी का एक पाउच 2 रुपए 25 पैसे का आता है। बड़ी सिंपल सी ट्रिक है कि पानी का आपका एक पाउच 2 रुपए 25 पैसे का आता है। तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आप याद रखें। ओके, तो ये दो चीजें आपको क्लियर हो गई है। और सिंपल सी बात है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर की ट्रिक आपने देखी, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इसकी ट्रिक भी आपने देखी। अब आ जाइए स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए ग्लास में जब भी हम पीते पीते मतलब क्या, चाय पीते है ना, या कुछ और भी पीते, तो दो लोग बैठ के पीते हैं, दो लोग, ग्लास दो लोगों के बीच रहता है। तो याद रखिए दो लोग, इसलिए 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आज के टॉपिक के लिए इतना बेसिक तो आपको ये याद होना ही चाहिए। किसी भी हाल में हर बच्चे को ये तीनों चीजें कंठस्थ होनी चाहिए। ठीक है, तो हो गई होगी। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर AIR 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, पानी का एक पाउच 2 रुपए 25 पैसे का, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास आपको पता चल गया, दो लोग के बीच एक ग्लास रहेगा, दो लोग, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, आइए, ये मैंने आपके सामने बाउंड्री बनाई है। फिजिक्स में इसको इंटरफेस कहते हैं। इंटरफेस, या तो आप इसको इंटरफेस बोले या फिजिक्स में बोले सरफेस ऑफ सेपरेशन। सरफेस ऑफ सेपरेशन, तो बच्चों या तो इंटरफेस बोले या सरफेस ऑफ सेपरेशन। ये एयर है, ये वाटर है। आपको पता है जब भी कभी रे ऑफ लाइट एयर से वाटर में जाती है, कहां से जा रही है, एयर से वाटर में, तो आप सभी को पता है लाइट की स्पीड एयर में क्या होती है। लाइट की स्पीड एयर में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब वो एकदम से वाटर में जा रही है। वाटर में लाइट की स्पीड क्या होती है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जब भी कभी कोई लाइट एयर से वाटर में जा रही है, तो आपको पता है देयर इज अ चेंज इन स्पीड, उसकी स्पीड में बदलाव हुआ है। और जैसे ही स्पीड बदलेगी तो वो रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। इसी को रिफ्रैक्शन कहते हैं। जब भी कभी लाइट की स्पीड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते वक्त बदलती है, तो वो लाइट हो जाती है बेंड। ये आपके साथ भी होता है, जब आप बहुत तेज गाड़ी चला रहे हैं और एकदम से ब्रेक मारते हैं, तो आप अपनी गाड़ी की स्पीड को क्या कर रहे हैं, एकदम से कम कर रहे हैं, तो आपकी गाड़ी क्या हो जाती है, स्किड हो जाती है। दिस इज रिफ्रैक्शन, यही आपका रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये आपको याद रखना है थोड़ी देर के लिए। ओके,
दूसरी चीज आपको क्या याद रखना है, मान लीजिए ये तीन मीडियम है, ये क्या मैंने आपके सामने बनाया है, वर्ड याद रखिएगा, इंटरफेस। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने बनाया इंटरफेस, ये मैंने आपके सामने बनाया इंटरफेस। इंटरफेस का दूसरा नाम भी बच्चों याद हो गया आपको, सरफेस ऑफ सेपरेशन। क्या? सरफेस ऑफ सेपरेशन। ओके, मान लीजिए यहां एयर है। ओके, एयर में लाइट की स्पीड आपको पता है 3 × 10⁸ है। वाटर में आपकी लाइट की स्पीड 2.25 × 10⁸ है। और ग्लास में आपकी लाइट की स्पीड 2 × 10⁸ है। फिजिक्स में ऐसा कहा जाता है, जहां लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा है, देखिए यहां सबसे ज्यादा है, उसको कहते हैं ऑप्टिकली रेरर मीडियम। ऑप्टिकली रेरर मीडियम। तो ऑप्टिकली रेरर मीडियम क्या हुआ? जहां लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा है, द मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इज कॉल्ड ऑप्टिकली रेरर मीडियम। याद रखिए, द मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर is called optically rarer medium. The medium in which speed of light is more is called optically rarer medium. अब इसके साथ इसको कंपेयर करें तो वाटर में इसके साथ इसके कंपैरिजन में लाइट की स्पीड कम। जहां लाइट की स्पीड कम है उसको कहा जाता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। मतलब व्हाट इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम? The medium in which speed of light is less is called optically denser medium. And what is optically rarer medium? The medium in which speed of light is more is called optically rarer medium. And the medium in which speed of light is less is called optically denser medium. अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो फिर वाटर और ग्लास में ऑप्टिकली रेरर मीडियम वाटर हो जाएगा और ग्लास हो जाएगा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। बहुत अच्छा, यहीं से आते हैं बच्चों रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉस नहीं, रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन के रूल्स। पहला रूल कहता है, रूल नंबर 1, ये हो गया आपका क्या, इंटरफेस। आपको याद होना चाहिए नाम, फिजिक्स में ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया आपका नॉर्मल। नॉर्मल इज एन इमेजिनरी लाइन विच इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस। ये इमेजिनरी लाइन हमने बनाई है जो इंटरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर हमने बनाई। नीचे है वाटर, ठीक है, और ऊपर है एयर। आपको पता है एयर में लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। वाटर में लाइट की स्पीड 2.25 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। तो रूल 1 कहता है रिफ्रैक्शन का कि जब भी कभी कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकली रेरर मीडियम से आती है, क्योंकि इन दोनों में ऑप्टिकली रेरर मीडियम कौन होगा, जहां पे स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है। द मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इज कॉल्ड ऑप्टिकली रेरर मीडियम। मतलब एयर आपका क्या हो गया, एक तरीके से आप बोल सकते हो ऑप्टिकली रेरर मीडियम। और वाटर एक तरीके से आपका क्या हो गया, बोल सकते हो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो ऐसा कहा जाता है कि जब भी कभी कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकली रेरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाती है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। कब? रूल नंबर 1 ये कहता है कि जब भी कभी कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकली रेरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाती है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। Whenever a ray of light travels from optically rarer medium to optically denser medium, then after refraction it bends towards the north.
बच्चों ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यही है आपका रूल नंबर 1। ऐसे ही बच्चों आपका आता है यहीं पे रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन में रूल नंबर 2। बोर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करिएगा प्लीज। रूल नंबर 2 ये कहता है, फिर बना लिया हमने, क्या नाम है इसका बच्चों? इंटरफेस। क्या नाम है? इंटरफेस। दूसरा नाम क्या है? सरफेस ऑफ सेपरेशन। सब मुंह खोलिएगा तब बनेगा। क्या नाम है इसका? सरफेस ऑफ सेपरेशन। पहला नाम क्या है? इंटरफेस। दूसरा नाम क्या है? सरफेस ऑफ सेपरेशन। ये हो गया नॉर्मल। वापस यहां एयर है और इस बार मैंने यहां बना दिया ग्लास। आप सबको पता है एयर में लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड और ग्लास में लाइट की स्पीड 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। फिर बात यहां हो रही है कि एयर क्या हो गया? ऑप्टिकली रेयर मीडियम और ग्लास क्या हो गया? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो रूल नंबर 2 ये कहता है, रूल नंबर 2 ये कहता है, अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से, ये डेंसर है, ऑप्टिकली रेयर मीडियम में जाती है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो नॉर्मल से दूर बेंड होती है। नॉर्मल से दूर, यहां नॉर्मल की तरफ, वहां नॉर्मल से दूर। रूल नंबर 2, whenever a ray of light travels from optically denser medium to optically rarer medium, it bends away from the norm. ये भी बहुत काम का है बच्चों को। ये अगर नहीं पता होगा तो आज का डेरिवेशन रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेस नहीं कर पाएंगे और वो नहीं बनेगा तो लेंस मेकर फॉर्मूला नहीं बनेगा जो बोर्ड में आने के चांस है। चलिए तीसरी चीज आपको बताना चाहता हूं। तीसरी चीज है स्नेल्स लॉ। ठीक है, ये कहता है बच्चों कि, पहले समझा देता हूं, इंटरफेस, ठीक है, ये एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताता है। भैया ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है? इसको कई लोग म्यू से डिनोट करते हैं, कई लोग एन लेटर से भी डिनोट करते हैं, कई लोग म्यू भी बोलते हैं और कई लोग लेटर एन भी बोलते हैं। ये हो गया आपका इंटरफेस। यहां पे मैंने बना दिया वाटर। ये हो गया आपका नॉर्मल। यहां बना दिया मैंने एयर, यहां बना दिया मैंने ग्लास। आपको पता है एयर क्या है? यहां स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, मतलब ये आपके सामने क्या हो गया? ऑप्टिकली रेयर मीडियम। ग्लास में लाइट, सॉरी वाटर ले लिया, वाटर, वाटर में लाइट की स्पीड 2.25 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, तो ये हो गया ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन के अनुसार जब भी कभी कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाती है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो बेंड हो जाती है। किसकी तरफ? नॉर्मल की तरफ। बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब एक मीडियम की प्रॉपर्टी एक लाइट को बेंड करने की। अच्छा, यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकाला जाएगा? एयर का कि वाटर का? वाटर का, क्योंकि रे ऑफ लाइट को बेंड वाटर कर रहा है, एयर नहीं कर रहा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है एक मीडियम की एबिलिटी, एबिलिटी ऑफ अ मीडियम, एबिलिटी ऑफ मीडियम का क्या करने की? टू बेंड रे ऑफ लाइट, टू बेंड रे ऑफ लाइट। एक रे ऑफ लाइट को कितना बेंड करेगी? कौन? एक मीडियम। और रे ऑफ लाइट जहां से आ रही है वो कभी उससे बेंड नहीं करेगी क्योंकि वहां तो स्पीड ऑफ लाइट बदलेगी नहीं। स्पीड ऑफ लाइट कब बदलेगी? जब वो एयर से वाटर में आएगी और जैसी स्पीड ऑफ लाइट बदलेगी, लाइट ब्रेक लगाएगी, ब्रेक लगाएगी तो फिसलेगी, फिसलेगी तो मुड़ेगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है
एक मीडियम की एबिलिटी क्या करने की, रे ऑफ लाइट को मोड़ने की, रे ऑफ लाइट को बेंड करने की। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, एन, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में बताया गया है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मैथमेटिकली इसको ऐसे बताया गया, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसका, जहां से वो रे ऑफ लाइट आ रही है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसका, जहां पे रे ऑफ लाइट बेंड हो रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकल रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका निकल रहा है जहां पे ये रे ऑफ लाइट बेंड हो रही है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमको बच्चों पता होना चाहिए। अब पता होगा तो हम 2 मिनट में डिराइव कर लेंगे। आइए, अभी अभी आपने देखा, मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कुछ बताया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कौन आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताता है, स्नेल्स लॉ। क्या बताता है भैया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन जब एक से ज्यादा मीडियम हो जाते हैं, मतलब एक से ज्यादा मीडियम, मतलब 2 मीडियम, 3 मीडियम, 4 मीडियम, तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन ये चलता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम into sine of angle of incidence equals to refractive index of second medium into sine of angle of refraction। ये रिलेशन आपको याद रखना है। ये किसके लिए है, जब जब कभी भी मीडियम हमारे पास ज्यादा आ गए तो इसको बोलते आना चाहिए। क्या रिलेशन है भैया, क्या रिलेशन बना, ये कौन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम into sine of angle of incidence equals to refractive index of second medium into sine of angle of refraction। अब ये प्रूफ भी करेंगे, अभी पहले हम आज इसको स्टोर कर ले अच्छे से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंपल फॉर्मूला तो आपको क्लियर है, लेकिन 2 मीडियम का जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिलेशन की बात करें, पहले मीडियम दूसरे मीडियम दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या रिलेशन है, तो याद रखिए कि refractive index of first medium into sine of angle of incidence equals to refractive index of second medium into sine of angle of refraction। Refractive index of first medium into sine of angle of incidence equals to refractive index of second medium into sine of angle of refraction। तो ये रिलेशन आपको किसी भी हाल में कंठस्थ होना चाहिए। होपफुली मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, कंठस्थ कर लीजिए। अगर आप कंठस्थ कर लेंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, फिर मैं एक इमेज आपके सामने बनाता हूं। हो गया, पक्का याद हो गया, बोल दीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम into sine of angle of incidence equals to refractive index of second medium into sine of angle of refraction। क्लियर, ठीक है, चलिए एक बार और बोल दे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब आपको क्वेश्चन कैसा आएगा, बोलेगा डिराइव द एक्सप्रेशन of refractive index or refraction for spherical surface। बहुत काम का है, जो बहुत काम का, मतलब हमें क्या डिराइव करना है, पहले हम वो बात कर लेते। वो ये कहता है हमें डिराइव करना है
refractive index of second medium whole upon image distance minus refractive index of first medium upon object distance equals to refractive index of second medium minus refractive index of first medium whole upon radius of curvature. और हमें पहले ये याद होना चाहिए, जैसे हमें ये याद हो गया। मतलब ये क्या है, दो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन ये था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और अगर मैं बात करूं रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेस का एक्सप्रेशन बताइए, तो आप ये बोलेंगे refractive index of second medium upon image distance minus refractive index of first medium upon object distance equals to refractive index of second medium minus refractive index of first medium whole upon radius of curvature. Refractive index of second medium upon image distance minus refractive index of first medium upon object distance equals to refractive index of second medium minus refractive index of first medium whole upon radius of curvature. Refractive index of second medium whole upon image distance बोलते जाएं minus refractive index of first medium upon object distance equals to refractive index of second medium minus refractive index of first medium whole upon radius of curvature. Refractive index of second medium whole upon image distance minus refractive index of first medium whole upon object distance equals to refractive index of second medium minus refractive index of first medium whole upon radius of curvature. तो हमको ये डिराइव करना है। क्वेश्चन कैसा आएगा, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्शन फॉर स्फेरिकल सरफेस। बहुत कम बच्चे इसको डिराइव करते हैं। तो आइए लिख लेते हैं क्या डिराइव करना है। टू डिराइव, अब आप सब बोल देंगे refractive index of second medium whole upon image distance minus refractive index of first medium whole upon object distance equals to refractive index of second medium minus refractive index of first medium whole upon radius of curvature. जो जब डिराइव करोगे ना, हर एक चीज को जरा मन लगा के समझना, ये ना हो कि हम 4 दिन बाद भूल जाएं। हम मिरर फॉर्मूला डेरिवेशन नहीं भूले, हम लेंस फॉर्मूला डेरिवेशन नहीं भूले, क्योंकि हमने वो समझा है ट्रिग्नोमेट्री लगा के। ठीक है, और बच्चों मैं जो भी बोलूंगा वो आपको सब इंग्लिश में लिखना है। ठीक है, लेट अस कंसिडर अ स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, एक स्फीयर ले लेना आधा। Let us consider a spherical surface. तो उस तरफ ग्लास है, इस तरफ एयर है। Let us consider a spherical surface. तो वहां ग्लास है, यहां एयर। Let us consider a spherical surface, ठीक है, in which the refractive index of air is N1 and the refractive index of glass is N2. इस तरफ एयर है तो उसका अलग रिफ्रैक्टिव, इस तरफ ग्लास है तो उसका अलग रिफ्रैक्टिव। ठीक है, बात को समझिएगा। ठीक है, लेट अस कंसिडर अ स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, लेट अस कंसिडर अ स्फेरिकल सरफेस वेयर, ठीक है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्फेरिकल सरफेस इज N2 एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज N1। ये बात आपको याद रखना। ठीक है, वेट करिए। तो हमें क्या जो डिराइव करना है हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो लेट अस कंसिडर अ स्फेरिकल सरफेस वेयर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज N1 एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज N2। लेट अस कंसिडर अ प्रिंसिपल एक्सिस, पोल। भैया ऑप्टिकल सेंटर क्यों नहीं मान रहे, क्योंकि वी नीड रेडियस ऑफ कर्वेचर।
तो यहां पे हम लेबलिंग किसकी कर रहे हैं? मिरर के हिसाब से। है ये स्फेरिकल सरफेस, लेकिन लेबलिंग हम मिरर के हिसाब से करें। लेट अस कंसिडर a spherical surface where the refractive index of air is n1 and the refractive index of glass is n2. Let us consider a principal axis pole and the object is placed at a point O. ठीक है? The center of curvature of the spherical surface is C. Therefore, PC will be radius of curvature, that is capital R, and OP will be object distance, that is U. ठीक है, अभी साइन कन्वेंशन भी लगाएंगे। ऑब्जेक्ट हमने प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बना लिया, ऐसा नहीं रखना है। ठीक है, नाउ फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट O, a ray of light strikes the spherical surface and it gets refracted. At the same time, another ray of light travels through the principal axis and both the refracted rays meet at a point I. Therefore, image distance is V. Hopefully सभी को समझ आ गया। ओके बच्चों, आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता दे रहा हूं, हर एक इंसिडेंट रे का एक नॉर्मल होता है, जैसे मैंने वहां बनाया था नॉर्मल। और जो स्पेरिकल सरफेस में नॉर्मल होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है, तो डॉटेड लाइन से नॉर्मल बना लेते हैं। जो कहां से पास कर रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको मान लेते हैं θ1। अब बोले तो आई मान ले, कोई दिक्कत नहीं है, आई मान लेते। ठीक है, और ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे, ये हो गई नॉर्मल, तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? पक्का? ओके, ये पॉइंट है एस, यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं इस पॉइंट से, ये एस पॉइंट से, ये परपेंडिकुलर एस पी डैश। बच्चों, ये जितनी भी मैंने रेज बनाई है ये सारी पैराएक्सियल रेज है। ऑल द रेज आर पैराएक्सियल, मतलब भैया बता रहा हूं, ऑल द रेज आर पैराएक्सियल। बच्चों, पैराएक्सियल रेज वो होती हैं जो एक दूसरे के इतने करीब होती हैं, बहुत करीब होती है कि हमें माइक्रोस्कोप से भी देखने पे ऐसा लगता है दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या हो रही है? कोइंसाइड। ये रे और ये रे इतनी करीब है कि एक दूसरे के ऊपर क्या हो रही है? कोइंसाइड। मतलब P और P डैश आपको दिखेगा ही नहीं, आपको सिर्फ P दिखेगा। ये रेस इतनी करीब है दोनों के, पैराएक्सियल रेज आर दोस टाइप्स ऑफ रेज व्हिच आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। इतनी, अब देखो अगर ये दोनों रेज एक दूसरे के क्लोज है तो ये P और P डैश तो एक ही पॉइंट दिखे। तो एक्चुअली पैराएक्सियल रेज की खासियत यही होती है, वो इतनी पास हो जाती है कि आपको P और P डैश एक दिखेगा। अगर इस एंगल को मैं अल्फा मान लूं तो ये एंगल भी बहुत क्या हो जाएगा? छोटा। इस एंगल को अगर मैं थोड़ी देर के लिए बीटा मान लूं तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? बहुत छोटा। इस एंगल को अगर मैं गामा मान लूं तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? बहुत छोटा। ऐसा क्यों? क्योंकि रेस क्या है बच्चों? पैराएक्सियल। क्या भैया ये सब बताना जरूरी है? बहुत जरूरी है। इस डेरिवेशन साइन कन्वेंशन भी पता होना चाहिए। आइए वापस आते हैं। तो बच्चों, जो मैं बोल रहा हूं, जब आपको नहीं बने तो वीडियो को एक बार देख देख के ही करना है। ठीक है, आइए डिराइव कर रहे हैं। आइए, let us consider a spherical surface where the refractive index of air is n1
and the refractive index of glass is N2. Let us consider a principal axis, pole, okay, and the center of curvature is C. Therefore, the radius of curvature will be capital R. Let us consider object on the principal axis, point size object, bindu wala object, point size object, O on the principal axis. So object distance will be U. Now, अब पॉइंट साइज है तो एक रे ऑफ लाइट तो प्रिंसिपल एक्सिस से होती हुई चली जाएगी, दूसरी ऐसी स्ट्राइक होगी। जब ये स्ट्राइक होगी तो आपको पता है ये ऑप्टिकली रेयर मीडियम है, ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, रेयर से डेंसर जाती है तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। पहले नॉर्मल बना लो, नॉर्मल कहां से पास होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, आपको पता है ये हो गई नॉर्मल की तरफ बेंड। अब एक अनदर रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस, both the refracted rays meet at a point I and the image is formed. इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों? यहां से I से P तक हो जाएगा V। अभी साइन कन्वेंशन नहीं लगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, इस पॉइंट एस से मैं परपेंडिकुलर बनाता हूं बच्चों, ये मैंने बना दिया परपेंडिकुलर एस पी डैश, क्योंकि बच्चों ऑल रेज आर जरूर लिखना बच्चों बोर्ड्स में, क्या? पैराएक्सियल। दैट्स व्हाई P एंड P डैश कोइंसाइड, मतलब P और P डैश एक दूसरे के ऊपर ही है, समझ लीजिए। लेट एंगल SOP बी अल्फा, तो अल्फा जब ये P और P डैश कोइंसाइड कर रहे हैं मतलब ये रे भी बहुत पास पास है, मतलब अल्फा भी क्या हो गया? वेरी स्मॉल। इस एंगल को ले लिया बीटा, बीटा भी क्या हो गया? वेरी स्मॉल। इस एंगल को ले लिए गामा, तो गामा भी हो गया वेरी स्मॉल। देयरफॉर अल्फा, बीटा एंड गामा आर वेरी वेरी स्मॉल। क्या बच्चों? एंगल्स, बहुत छोटे एंगल्स। ठीक है भाई, अब हमको जो प्रूफ करना है बच्चों, उसमें हमको आई नहीं चाहिए, आर नहीं चाहिए, देख लो आई नहीं चाहिए और स्मॉल आर नहीं चाहिए। दैट मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं चाहिए और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी नहीं चाहिए। अब हम क्या करें? हम पहुंचते हैं क्लास 9th में। क्लास 9th में हमें पढ़ाई जाती थी एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। अगर आपने नहीं पढ़ी तो अभी पढ़ लीजिए। आई, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम कहती है कि एक ट्राइंगल है, ठीक है, उसके बाहर एक एक्सटीरियर मतलब बाहर एक एंगल है, मान लीजिए x। ये जो एंगल है ये बराबर होता है अपने बाजू वाले के नहीं, अपने बाजू वाले के दोनों आमने सामने वाले एंगल के जोड़ के, मतलब एंगल B प्लस एंगल C। अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं और इसको ले लूं y, तो ये हो गया एक्सटीरियर एंगल। ये एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा? अपने बाजू वाले के नहीं, बाजू वाले के सामने वाले दोनों एंगल के सम के, मतलब इक्वल्स टू एंगल A प्लस एंगल B। अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं और ले लूं z, तो z किसके इक्वल होगा? अपने बाजू वाले के नहीं, बाजू वाले के दोनों सामने वाले के सम, मतलब एंगल A प्लस एंगल C। यही कहती है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। क्योंकि हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं चाहिए, ठीक है, तो हम ये ट्राइंगल में थोड़ा सा येलो शेड करते हैं।
हमें पता है आई किसके बराबर होगा, आई अपने बाजू वाले के नहीं, बाजू वाले के दोनों आमने सामने के, मतलब एंगल आई इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा। हाँ यार भैया, इसी प्रकार हमें क्या नहीं चाहिए, आर नहीं चाहिए। ट्राइंगल को थोड़ा सा शेड कर लेता हूं आपके सामने, आर नहीं चाहिए। इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है आपका गामा। गामा किसके बराबर होगा बच्चों, गामा बराबर होगा बाजू वाले के नहीं, उसके आमने सामने, मतलब आर प्लस बीटा। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, गामा माइनस बीटा इक्वल्स टू आर। लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस की भी वैल्यू आ गई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की भी वैल्यू आ गई, क्योंकि हमें टू प्रूफ में वो दोनों नहीं चाहिए। आइए वापस देखते हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी मेहनत मैं भी कर रहा हूं, थोड़ी सी मेहनत आप भी करेंगे। एमपी बोर्ड में 5 मार्क्स में आया था इस साल, नेक्स्ट ईयर पेपर है ना आपका, इस साल आया। सोचिए आप, बच्चा इसको रट के जाता है, क्यों, क्योंकि परीक्षा, बोर्ड परीक्षा अध्ययन में एक्सप्लेनेशन तो दिया रहता है, लेकिन बच्चे को समझ नहीं आता ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों। तो बात को समझिएगा, अंडरस्टैंड करिएगा बच्चों, मजा आएगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन डेरिवेशन। वापस शुरू से एक बार और आप खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए, let us consider a spherical surface where the refractive index of air is n1 because we need it, and the refractive index of glass is n2. Let us consider a principal axis. Let us consider a principal axis. Pole, center of curvature, therefore radius of curvature is capital R. Let us consider a point size object O. Point size means over the principal axis. Point size का मतलब principal axis के ऊपर. From this object, a ray of light strikes the spherical surface. आपको पता है नॉर्मल कहां होगा भैया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, इमेजिनरी लाइन, ठीक है भैया। आपको पता है ये है आपका ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ये है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली रेयर से ऑप्टिकली डेंसर बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये हो गई आपकी रिफ्रैक्टेड। एक और रे ऑफ लाइट चाहिए इमेज बनाने के लिए, another ray of light passes through the optical center and passes through the pole and the image is formed as I. तो ये हो गया बच्चों आपका इमेज डिस्टेंस, क्या ले लेते हैं इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया आपका ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल, और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है बच्चों। यहां इस पॉइंट एस से परपेंडिकुलर बना देते हैं, नाम दे देते हैं एसपी डैश, लिखते हैं ऑल द रेज, आपको पता है आर पैराएक्सियल। पैराएक्सियल मतलब बच्चों रेज बहुत पास पास है, देयरफॉर पी एंड पी डैश क्या करेंगे बच्चों, कोइंसाइड करेंगे, एक दूसरे के ऊपर ही। इस एंगल को ले लेता हूं बच्चों अल्फा, इसको ले लेता हूं बच्चों बीटा, इसको ले लेता हूं बच्चों गामा। जब ये बहुत पैराएक्सियल है, बहुत पास पास है, तो अल्फा बीटा गामा भी क्या होंगे, वेरी वेरी स्मॉल। तो अल्फा बीटा गामा आर ऑल्सो वेरी वेरी, लिख देते हैं बच्चों, ठीक है। अब हमें क्या नहीं चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस टू प्रूफ में नहीं चाहिए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी टू प्रूफ में नहीं चाहिए, अल्फा भी नहीं चाहिए, बीटा भी नहीं चाहिए, गामा भी नहीं चाहिए, ठीक है भाई। तो पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस को हटाते हैं। हटाने के लिए बच्चों हम ये वाला ट्राइंगल कंसिडर करते हैं। अगर आपको दिख रहा, इसका एक्सटीरियर एंगल है एंगल आई,
एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो आपको पता है बाजू वाले को नहीं लेना, उसके आमने सामने, मतलब कौन हो गया, अल्फा प्लस गामा। ठीक है भैया, होपफुली सभी को समझ है। हमको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी नहीं चाहिए प्यारे बच्चों, ये रहा। तो ये ट्राइंगल में हमने किया शेड, और आपको पता है ये हो गया एक्सटीरियर एंगल, बाजू वाला नहीं लेना, आमने सामने वाला। तो गामा इज इक्वल्स टू हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन प्लस बीटा। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू आ गई गामा माइनस बीटा इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सभी को अब बच्चों हमको क्योंकि अल्फा भी नहीं चाहिए, हमको पता है ये क्या है बच्चों, हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सबसे पहले हम ट्राइंगल एस पी डैश ओ लेते हैं, अब उसको एस पी ओ बोलेंगे, क्योंकि पी और पी डैश तो एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, कोइंसाइड। यहां निकालते हैं टैन अल्फा। टैन होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इस परपेंडिकुलर को ले लेते हैं एच अपॉन बेस क्या है यू, तो हो जाएगा माइनस यू, क्योंकि आपको पता है इंसिडेंट रे से आप अगेंस्ट आ रहे हैं, है ना ना, अगेंस्ट और इंसिडेंट रे ऐसी आ रही। यू क्यों ले लिया भैया, क्यों, इसलिए क्योंकि पी और पी डैश एक दूसरे से कोइंसाइड। माइनस साइन ऊपर चला गया तो टैन अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस एच अपॉन। ठीक है भाई, अब अपन निकालते हैं, ट्राइंगल लेते हैं, आपको पता है पी और पी डैश एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहे हैं, तो एस पी सी। तो इन ट्राइंगल लेते हैं एस पी सी। ठीक है, टैन गामा लगाते हैं, टैन गामा होता है परपेंडिकुलर क्या है एच अपॉन। एच पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि एवरी हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव, अपॉन बेस, बेस है पीसी, क्योंकि पी और पी डैश तो कोइंसाइड कर रहे हैं। पीसी क्या होगा आपको पता है, प्लस आर होगा, क्योंकि इंसिडेंट रे के साथ कोई भी डिस्टेंस होता है पॉजिटिव। बना लेते हैं, अब निकालना है बीटा की वैल्यू। ट्राइंगल लेते हैं एस पी आई, क्यों, क्योंकि पी और पी डैश क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड। निकालते हैं टैन बीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है एच, बेस क्या हो गया पी से लेके आई, क्या कहलाता है, इमेज डिस्टेंस, और ये क्या हो जाएगा प्लस वी, क्योंकि विद द इंसिडेंट। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। सबको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाना है, रिलेशन सबको पता है क्या है, तो आपको पता है n1 इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। याद है, अब आपको पता है कि सिंस आई एंड आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे, तो मतलब यहां साइन का तो कोई सवाल ही नहीं होता लिखने का, n1 इंटू आई इक्वल्स टू n2 इंटू आर। क्यों, क्योंकि साइन निकलेगा ही नहीं, क्योंकि एंगल इतना छोटे हैं कि उनका साइन 30 साइन 45 निकलेगा ही नहीं, तो ट्रिग्नोमेट्री यूज करने की जरूरत नहीं। अब बच्चों आई की वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास है n1 इंटू बिग ब्रैकेट स्टार्ट, आई की वैल्यू है अल्फा प्लस का, n2 इंटू बिग ब्रैकेट स्टार्ट, आर की वैल्यू पुट करते हैं, बोलेंगे गामा माइनस बीटा, बिग ब्रैकेट क्लोज। अब बच्चों अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं, आपको पता है एंगल इतने स्मॉल है कि टैन लगेगा ही नहीं, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, माइनस एच अपॉन गामा, क्योंकि एंगल इतने स्मॉल है, क्योंकि पैरा एक्सियल है, तो टैन तो निकलेगा ही नहीं, गामा की वैल्यू क्या हो गई, एच अपॉन इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। गामा की वैल्यू क्या हो गई, बोल दे बच्चों, एच अपॉन।
बीटा की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, h अपॉन बिग ब्रैकेट। सभी को दिख रहा है h कॉमन है, बाहर निकालते, ये h और यहां से ये h ये h। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इंटू एच इंटू बिग ब्रैकेट 60, यहां क्या बचा, -1/u प्लस 1/R इक्वल्स टू n2 इंटू h कॉमन निकाला इंटू बिग ब्रैकेट स्टार्ट, क्या हो गया 1/R माइनस 1/कैपिटल h और h हो गए कैंसिल। आई मल्टीप्लाई करते हैं n1 को अंदर तो हो गया -n1/u प्लस अंदर मल्टीप्लाई किया n1/r, n2 को अंदर मल्टीप्लाई किया n2/r माइनस n2/v। होपफुली सभी को समझ आ गया है। अगले स्टेप पे चलते, हमको जो प्रूफ करना था वो याद होना चाहिए, अगर वो याद है तो हम चैंपियन। हाँ भैया याद है मुझे तो, क्या, refractive index of second medium upon image distance minus refractive index of first medium upon object distance equals to refractive index of second medium minus refractive index of first medium whole upon radius of curvature। ठीक है भैया, मतलब इसको उठा के यहां ले आए और आर वालों को वहां ले जाए, तो -n1/u ये यहां आ गया तो क्या हो गया, प्लस n2/v इक्वल्स टू ये क्या हो गया n2/r माइनस क्या हो गया n1/r। जमा के लिख देते हैं पहले इसको, तो n2/v माइनस n1/u, एलसीएम क्या आ गया r, क्या आ गया n2 माइनस n1, हेंस कितनी सारी चीजें बननी चाहिए। एंगल बहुत स्मॉल है तो टैन साइन सब गायब हो जाते हैं। किस किस को आया आप में से हाथ ऊपर कर ले, सॉलिड पक्का। मेन चीज है बेसिक्स, आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हो तो आप ये फटाक से करें, बेसिक नहीं है तो आप नहीं कर पाओ। ठीक है बच्चों, तो ये हमने आज किया। अब हम अगली क्लास में लेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला। अभी हम, आपको पता है यंग डबल स्लिट पे रुके हुए हैं, हमें इसके लिए 1.5 आवर्स चाहिए, वो क्लास में आपकी जल्दी लेने वाला हूँ। ठीक है 1.5 आवर्स, सभी को मार्क में चेंज